आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम साहित्य और साहित्यकार के और समाज के रिश्ते, खासतौर बदले हुए रिश्ते के बारे में बात करेंगे। साहित्य, साहित्यकार और समाज का जो रिश्ता है, वो अब वह नहीं रह गया है जो आज से 25-30 साल पहले था। पिछले 30 वर्ष में खास तौर पर, जब से हम लोग सो कॉल्ड 21वीं शताब्दी में दाखिल हुए हैं, एक चीज तेजी से घट रही है, जिस पर के कायदे से बात की जानी चाहिए। वो ये कि साहित्य का जो कॉन्सेप्ट है, जिसे हम लोग लिटरेचर कहते हैं, साहित्य के कॉन्सेप्ट का एक तरह से क्षय हुआ है, बहुत तेजी से क्षय हुआ है। अब लोग ये मानकर चल रहे हैं कि वो एक कविता लिख रहे हैं तो वो साहित्य, अगर कोई कहानी लिख रहा है तो वो कहानी है, अगर कोई छोटा मोटा निबंध भी लिख रहा है तो उसका मानना है कि वो आलोचना लिख रहा है। और जो बुक रिव्यू छप रहे हैं उसको लोग मान के चल रहे हैं कि वो आलोचना है। और बुक रिव्यू की कल्चर, मीडिया की कल्चर, मीडिया में जिस तरह की प्रस्तुतियां हैं लेखक की, लेखक के विषयों की, लेखक का जिस तरह कवरेज है, वो ये सारी की सारी चीजें उस संकट की ओर ध्यान खींचती हैं जिसे हम लोग कहते हैं साहित्य के क्षय का संकट। आप कल्पना कीजिए कि साहित्य का क्षय कैसे हुआ और कब हुआ, किसने किया। आपने कभी सुना है कि टेरी गिल्टन वो टेलीविजन पर बैठ के बुक रिव्यू करें, और वो भी 5 मिनट में? लेकिन भारत में ये हुआ। दूरदर्शन से एक कार्यक्रम आता था एक जमाने में जिसे कि नामवर जी संभाले हुए थे, और नामवर जी उसमें बुक रिव्यू करते थे, साहित्य को प्रसार करते थे। टेलीविजन के जरिए इस तरह का कम्युनिकेशन, ये प्रतीकात्मक तौर पर इसकी सूचना है कि साहित्य हमारे यहां से खत्म हो चुका है। शुरुआत किसने की? प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक नामवर सिंह ने। साहित्य में राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसके पुरोधा कौन थे? वही लोग थे जो नामवर सिंह के दोस्त थे। साहित्य में राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसका बहुत ही अच्छे ढंग से, सुसंगत ढंग से हिंदी की अनेक साहित्यिक पत्रिकाओं ने पालन किया। संयोग की बात है या दुर्घटना है, इस पे आप सोचें कि जिस समय आलोचना की बहुत महत्वपूर्ण किताब बाजार में आती है, और वो एक ऐसे समय में लिखी जाती है जो कि आपातकाल का पीरियड है, और उसमें आपातकाल का कोई जिक्र नहीं होता। आलोचना जैसी पत्रिका आपातकाल पर कोई सामग्री एक पंक्ति की प्रकाशित नहीं करती। ये वह चीज है जिसकी तरफ मैं आपका इस सामान्य सी सूचनाओं के जरिए मैं ध्यान खींचना चाहता हूं कि साहित्य के संकट को इन सारी की सारी घटनाओं ने बहुत तेजी से गति प्रदान की। और साहित्य की अवधारणा इससे क्षतिग्रस्त हुई, साहित्यकार की धारणा क्षतिग्रस्त हुई, आलोचक की धारणा क्षतिग्रस्त हुई।
अब जो लिखता है वो लेखक है, और वो एकदम धांसू लेखक है। इस धांसू लेखक की ब्यूटी ये है कि ये धांसू लेखक कभी अपने शहर के बारे में नहीं लिखता। ज्यादातर जितने भी लेखक हैं शहर में रहते हैं, या जो लेखक गांव में रहते हैं, आप उठा के देखिए, कृषि जीवन के, कृषि दास्ता के रूपों का कितना चित्रण हिंदी की कविता में मिलता है। हम कहते हैं ना, भारत ग्राम्य प्रधान देश है। भारत किसानों का देश है, जिसमें 60% से अधिक किसान रहते हैं, लेकिन उस 60% किसान की कोई अभिव्यक्ति धारावाहिक तौर पर कविता में नहीं मिलती। तो साहित्य से क्लास की छुट्टी, वर्ग, साहित्य से मजदूर वर्ग की छुट्टी, और साहित्य में मिडिल क्लास और उसके मिडिल क्लास के चंद विषयों का प्रवेश, ये आजादी के बाद का एक प्रमुख फिनोमिना रहा है, और अधिकतर लेखक इस फिनोमिना के शिकार रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर किसी को इच्छा हुई तो उसने पॉलिटिकल अच्छी कविताएं लिखी, बढ़िया कविताएं लिखी, लेकिन किसान नदारत है, मजदूर नदारत है, तो वैसी स्थिति में साहित्य को आप बचाएंगे कैसे? क्या प्रश्न यह है कि क्या साहित्य को मध्य वर्ग के चंद विषयों पर केंद्रित रहकर साहित्य के कॉन्सेप्ट को बचाया जा सकता है? नहीं। अब ये जो आपने साहित्य को एक तरह से सीमित दायरे में, सीमित वर्गों के बीच में, सीमित विषयों में केंद्रित कर दिया, इसने एक खास किस्म के, यानी साहित्य असंख्य अनंत विषयों पर लिखा जा सकता है, लेकिन हिंदी में जो साहित्य है, कहानी है, कविता है, उपन्यास है, उसमें दो वर्ग जो कि सबसे बड़े वर्ग हैं समाज के, जिसे किसान और मजदूर कहते हैं, वे वर्ग बृहत्तर लेखक समुदाय के लेखन से गायब हैं। जाहिर है कि साहित्य का दायरा इससे छोटा हुआ, और साहित्य ने मध्य वर्ग को पकड़ा। अधिकतर लेखकों की रचनाएं मध्य वर्ग पर ही केंद्रित हैं। सोचने लायक बात है, क्या साहित्य को मध्य वर्ग के विषयों पर तक सीमित रखे हम साहित्य के अंदर ऊर्जा पैदा कर सकते हैं? नहीं। बल्कि हुआ यह है कि साहित्य एकदम ऊर्जाहीन हो गया है। या मध्य वर्ग के चंद विषयों तक उसने अपने को जो सीमित किया, उसने एक खास किस्म का आधुनिक रीतिवाद या रूढ़िवाद पैदा किया। जाने अनजाने अधिकतर लेखक इस रूढ़िवाद के शिकार हुए, और इसने साहित्य के दायरे को सीमित कर दिया। लेकिन हिंदी का लेखक धांसू लेखक है, और हिंदी का समाज जिसमें ये लेखक पैदा हुआ है, वो उससे भी ज्यादा धांसू समाज है। जिस समाज में हिंदी का लेखक रहता है, उस लेखक को हिंदी समाज नहीं जानता। आप मेरी बात पर विश्वास न हो तो आप अपने शिक्षित जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बहुत सारे और दूसरे सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस के हुए, सोशोलॉजी के हुए, हिस्ट्री के हुए, जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले लोग हैं, आप उनसे पूछ के देखिए। आप पता कीजिए कि वे कितने हिंदी के लेखकों के नाम और उनकी रचनाओं के नाम, या उन्होंने कभी कोई रचनाएं पढ़ी हैं, इसे जानते हो।
आपके हाथ निराशा लगेगी। तो साहित्य का दायरा जहां शिक्षित इंटेलिजेंसिया में हिंदी के साहित्य का और साहित्यकार का दायरा इतना सीमित हो, उसे अधिकांश जनता न जानती हो, अधिकांश मध्य वर्ग के लोग न जानते हो, वहां ये जो लेखक है, जो धांसू लेखक है, वो साहित्य के उत्सव हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, बड़े बड़े पैमाने पर जलसे हो रहे हैं और उनमें दर्शक जा रहे हैं। जितने भी साहित्योत्सव जिस शहर में हो रहे हैं, आप उस शहर के मध्य वर्ग के शिक्षित लोगों से, खासतौर पर वे लोग जो कि हिंदी साहित्य के विद्यार्थी नहीं है, हिंदी साहित्य के शिक्षक नहीं है, आप बात करके देखिए। उनसे पूछिए कि हमें हिंदी के 5 कथाकारों के नाम बताओ। क्या उनमें से कभी किसी की रचना पढ़ी है? तो आपको एकदम रिजल्ट बहुत खराब आएगा। लेकिन हम साहित्यकार हैं, हम बहुत अकड़ में रहते हैं। हम साहित्य के आयोजक हैं, हम बहुत ही शान से बड़े बड़े प्रोग्राम कराते हैं, हमारे यहाँ तमाम बड़े बड़े लोग आते हैं। हमारे यहाँ जो बड़े बड़े प्रोग्राम कराने वाले लोग हैं, आप उनके बारे में, उनके पास पड़ोस में जो लोग रहते हैं, आप उनसे दरियाफ्त करके देख लीजिए। उनको उनके मोहल्ले में, उनके आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग जानते हैं। जहां ये सो कॉल्ड महान लेखक रहते हैं, उनके आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में इनको तकरीबन कोई नहीं जानता, या गिनती के लोग जानते हैं जो इनकी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर रहते हैं। अच्छा, जब जानते ही नहीं है तो इनके साहित्य का असर कैसे होगा? ये वो जगह है जहां के साहित्य एकदम संकुचित दायरे में कैद होकर रह गया और लेखक एक खामख्याली का शिकार है कि वो लेखक है। लेखक है तो उसे जानना चाहिए, लेखक है तो उसको जनता के बीच में जाना चाहिए, लेखक है तो उसे शहर की, मोहल्ले की, अपनी समस्याओं के बारे में कभी तो लिखना चाहिए। आज कोई भी लेखक ये नहीं कह सकता कि मेरे पास लिखने के लिए जगह नहीं है। इंटरनेट पर सबके लिए जगह है। दिल्ली में महान लेखकों का सबका जमा पड़ा है। कलकत्ते में भी महान लेखक हैं, पटना में भी हैं, लखनऊ में भी हैं। आप लिस्ट उठाइए, साल में उन्होंने कभी लखनऊ की किस समस्या पर कोई एक अच्छा निबंध लिखा? आप उनके लेखन को उठाकर देखिए। जो उत्तर प्रदेश में बिगुल बजाते घूम रहे हैं, वे कभी उत्तर प्रदेश की जनता की किसी समस्या पर कोई चीज लिखते हैं कि नहीं लिखते? नहीं। वो सरकार की नीति पर नहीं लिखते, वो राज्य सरकार की नीति पर नहीं लिखते, वो समाज की समस्या पर नहीं लिखते, लेकिन वे साहित्य लिखते हैं। कमाल के लेखक हैं। इसे कहते हैं साहित्य का सिकुड़ता हुआ दायरा, और लेखक का सिकुड़ता हुआ दायरा, और एक खामख्याली कि वह साहित्य सृजन कर रहा है। हाँ, लिखा बहुत जा रहा है, छप भी बहुत रहा है, लेकिन पाठक नहीं है, परिचय नहीं है। अच्छा, ये जो साहित्य का समाज से जो ये गैप शुरू हुआ है, इस गैप पर बातचीत ही नहीं मिलेगी तकरीबन। क्यों? क्योंकि हिंदी के लेखक की एक मनोदशा है, वो, और हिंदी के प्रोफेसर की भी एक मनोदशा है, वो एक ही बात है। क्योंकि हिंदी का हर प्रोफेसर लेखक है। मैं प्रोफेसर जरूर रहा हूं, लेकिन मैं लेखक नहीं हूं। मैं बहुत साफ कह रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं इस बात को।
मैं नागरिक के नाते पार्टिसिपेट करता हूं, नागरिक के नाते बोलता हूं। हिंदी के लेखक की एक मानसिकता है। वो मानसिकता क्या है? हम नहीं बदलेंगे। वो पहली कहानी लिखते समय जिस मनोदशा में था, अंतिम कहानी जीवन के अंतिम क्षण में भी वो उसी मनोदशा में। लेखक के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, लेखक के विचारों में परिवर्तन नहीं होता। तो वैसी स्थिति में जो लेखक है वो तो एकदम अपार कष्ट में है। हम नहीं बदलेंगे, ये जो मनोदशा है, ये एकदम तरह से रीतकालीन मनोदशा है। ये संस्कृत काव्य शास्त्र के, संस्कृत साहित्य के जो लेखक थे, जो कि हम नहीं बदलेंगे के जड़ विचार के शिकार थे, उसी का रूपांतरण है। अच्छा, बदलते भी हैं तो कैसे बदलते हैं? वो पीछे की ओर जाते हैं। लेकिन इसमें आइडिया, जो बेसिक आइडिया वो ये है कि हम नहीं बदलेंगे। और हम नहीं बदलेंगे का एक दूसरा पहलू यह है कि वहां नए विचारों को लिखने, नए विचारों को पढ़ने, नए विचारों को जानने और नए विचारों का जोखिम उठाने का साहस ही नहीं है लेखकों में। वो आलोचकों में नहीं है, वो पत्रिकाओं के संपादकों में नहीं है। तो आप नए विचार पर लिखेंगे नहीं, नए विचार को जानेंगे नहीं, किसी नए विचारक को नहीं जानेंगे, किसी ज्ञान के नए क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन आप साहित्य के विशेषज्ञ होंगे। वो मर्मज्ञ आलोचक होते हैं जिन्हें मर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो जो ज्ञान है हमारे यहां, वो ऐसा ज्ञान है जिसमें कि विचारों का जोखिम नहीं होता। एक अन्य चीज है जो कि इस बीच में बहुत तेजी से फ्लरिश की है, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि ये स्थिति बदलेगी कैसे, मैं नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतनी बात जानता हूं जो कि मुक्तिबोध ने कही थी कि साहित्य का मतलब है जीवन का पुनर्सृजन। जीवन का पुनर्सृजन तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप जीवन को, उसके अंतर विरोधों को, उसके राजनीतिक आर्थिक अंतर विरोधों को आप अच्छे से न जानें। साहित्यकार तो यह अर्थशास्त्र समझना ही नहीं चाहता, पॉलिटिकल इकोनॉमी वो एकदम समझना नहीं चाहता। यहां तक कि वे लोग जो मुक्तिबोध की परंपरा के उत्तराधिकारी होने का दावा करते हैं, वे लोग भी राजनीतिक अर्थशास्त्र समझना नहीं चाहते। भारत की विदेश नीति को देखना नहीं चाहते वे लोग। मुक्तिबोध भारत की विदेश नीति पर लिख सकते हैं, लेकिन आज का जो लेखक है, जो मुक्तिबोध का उत्तराधिकारी है, आपको उसका एक निबंध विदेश नीति पर नहीं मिलेगा, लेकिन मुक्तिबोध का उत्तराधिकारी है। गैप, हम मुक्तिबोध के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन मुक्तिबोध के विचार का जो विशाल कैनवास है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और अभी तो एक और बीमारी आ गई है, बहुत बड़ी बीमारी है वो साहित्य में कैंसर की तरह आई है, जिसे कहते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ साहित्य को जोड़ना, भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ साहित्य को जोड़ना। और इस बीमारी का स्रोत भारत में आरएसएस है, लेकिन सारी दुनिया में इस बीमारी को तरीके से फैलाया है सीआईए ने। आरएसएस उसके औजार की तरह काम कर रहा है। अब आप सोचिए, हिंदी का लेखक जब भारतीय ज्ञान परंपरा को साहित्य के साथ जोड़कर पेश करेगा, साहित्यकार के साथ जोड़कर पेश करेगा, आलोचना के साथ जोड़कर पेश करेगा, तो साहित्य का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट किस हद तक क्षतिग्रस्त होगा आप कल्पना नहीं कर सकते।
लिटरेचर के कॉन्सेप्ट की शुरुआत ही हुई थी भारतीय ज्ञान परंपरा से अपने को और उसके दायरे के बाहर लाके। साहित्य का काम सभ्यता विमर्श करना नहीं है। साहित्य का काम है जीवन का पुनः सृजन। और भारतीय ज्ञान परंपरा नपुंसक ज्ञान परंपरा है, वो उत्पादक सर्जक ज्ञान परंपरा नहीं है। अगर भारतीय ज्ञान परंपरा का साहित्य का संबंध बनता है, जैसा कि अभी आरएसएस के चंटू मंटू बनने की दौड़ में जो लोग लेखक शामिल हैं, उसमें प्रगतिशील भी शामिल हैं, उसमें बहुत सारे जनवादी भी शामिल हैं। साहित्य को सभ्यता के साथ जोड़ना, साहित्य को ज्ञान परंपरा के साथ जोड़ना, ये जो पूरा का पूरा जो प्रपंच चल रहा है, इस प्रपंच का अर्थ है आधुनिक साहित्य की अवधारणा की समाप्ति। यूरोप में ये कांड बड़े पैमाने पर सीआईए के इशारे पर फोर्ड फाउंडेशन और कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम बड़े पैमाने पर कर चुका है। तकरीबन 1000 से अधिक किताबें पश्चिम की ज्ञान परंपरा में अरस्तु, आलोचना की ज्ञान परंपरा में अरस्तु नहीं, पश्चिम की ज्ञान परंपरा में अरस्तु, पश्चिम की ज्ञान परंपरा में रोमांटिसिज्म, पश्चिम की ज्ञान परंपरा में टीएस इलियट, या पश्चिम के सभ्यता विमर्श के संदर्भ में अरस्तु, टीएस इलियट वगैरह वगैरह, ये पूरी की पूरी जो समझ है, ये समझ सीआईए की समझ है, जो कि हिंदुस्तान में और हिंदी में खासतौर पर भारत की भारतीय भाषाओं में खासतौर पर आरएसएस रोपना चाहता है और कोशिश कर रहा है। आधुनिक हिंदी आलोचना का ज्ञान परंपरा के उस जो भारतीय रूप है उनसे कोई लेना देना नहीं है। आलोचना एज ए कॉन्सेप्ट, एज ए जेनर, आधुनिक काल का जेनर है, मध्यकाल का जेनर नहीं है। साहित्य एज ए कॉन्सेप्ट, ये मध्यकाल का जेनर नहीं है। तो जो लोग साहित्य को, आलोचना को, कहानी को और दूसरे चीजों को भारतीय ज्ञान परंपरा के कॉन्सेप्ट के ट्रेडिशन में लाके देखना चाहते हैं, वे एक तरह से साहित्य की हत्या करना चाहते हैं। यह भी कह सकते हैं साहित्य का विकृतीकरण करना चाहते हैं। पैसे कहां से आ रहे हैं इसके लिए? कौन पैसे दे रहा है? ये साहित्य के जो तमाम आयोजन हो रहे हैं, जिनमें भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में साहित्य को देखने की बीमारी एक तरह से वायरस की तरह फैल चुकी है। कभी उस पर दिल्ली में कार्यक्रम होते हैं, कलकत्ते में कार्यक्रम होते हैं, कभी पटना में कार्यक्रम होते हैं, कभी साहित्य जो उत्सव हो रहे हैं उनमें कार्यक्रम होते हैं, कभी साहित्य अकादमी कार्यक्रम कराती रहती है। ये जो पूरी की पूरी फंडिंग है, सरकारी फंडिंग है या बीजेपी की सरकारों के द्वारा फंडिंग है या कॉर्पोरेट घरानों के जरिए फंडिंग है, लेकिन कॉन्सेप्ट किसका है? आरएसएस का। और एक सिरे से तमाम विश्वविद्यालय जिन पर के बीजेपी के लोगों का कब्जा है, वो विश्वविद्यालय, उनके विभाग, उनके शिक्षक और बहुत सारे लेखक, जिनमें दुर्भाग्य से अनेक प्रगतिशील और जनवादी भी शामिल हैं, वो इस पूरे की पूरी मुहिम में शामिल हो चुके हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आरएसएस की आइडियोलॉजी का ये स्वर्ण काल है कि उसने सारे साहित्य के प्रवेश को अपने एजेंडे से घेर लिया। भारतीय ज्ञान परंपरा के क्रम में साहित्य देखें, आलोचना देखें, विधाएं देखें, ये जो कॉन्सेप्ट है ये स्टीरियोटाइप कॉन्सेप्ट है और इसका संबंध वही है जो एक जमाने में संस्कृत काव्य शास्त्र का था, संस्कृत साहित्य के साथ, और संस्कृत काव्य शास्त्र का उस जमाने के दर्शन के साथ। क्या स्थिति हुई संस्कृत साहित्य की? वो जनता में जीवित रहा या मृत हुआ? महान कालिदास जैसे लेखक जिस साहित्य ने पैदा किए, वह साहित्य अब हिंदुस्तान में संस्कृत बोलने वाले और पढ़ने वाले लोगों की संख्या गिनती में है।
लोग चाहते हैं कि हिंदी साहित्य की भी वही दशा की जाए और दुर्दशा की जाए जो कि संस्कृत की हुई। क्योंकि संस्कृत की भाषा ने सभ्यता के विमर्श को, ज्ञान के विमर्श को अपना विमर्श बनाया। जाहिर है कि फिर संकट तो गहरा होना ही था संस्कृत के साथ में। तमाम ऋषि मुनि महर्षि मनु याज्ञवल्क्य के रहते हुए संस्कृत की जनता से विदाई हुई। आलवार संतों ने उस परंपरा को मानने से इनकार किया। भक्ति आंदोलन के हिंदी के कवियों ने मानने से इनकार किया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अब आरएसएस के प्रभाव में आके हिंदी का एक तबका, बड़ा तबका, जिन विचारों को, जिन दार्शनिकों को भक्ति आंदोलन के कवियों ने ठुकरा दिया था, अब उन विचारकों को पुनः प्रतिष्ठित करने की कोशिश की जा रही है। और किसके इशारे पर? ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा का जो कॉन्सेप्ट है, हिंदुस्तान में किस महान व्यक्ति ने दिया आरएसएस को? नाम था दीनानाथ बत्रा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी कोई आरएसएस से दुश्मनी नहीं है। मेरा सिर्फ दुख ये है कि मैं साहित्य पढ़ाता रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि वो इसके बहाने, अब अगर हिंदी के लेखक, हिंदी के विद्यार्थी, अगर उनका प्रेरक दीनानाथ बत्रा होगा तो आप हिंदी के पतन की आप कल्पना कर सकते हैं। हिंदी के लेखक को भारतेंदु हरिश्चंद्र की परंपरा नजर नहीं आ रही। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जमाने में पुरानी ज्ञान परंपरा का रोना रोने वाले विद्वानों की बहुत बड़ी संख्या थी। इसके बावजूद भारतेंदु ने आधुनिक साहित्य के निर्माण का बीड़ा उठाया। और इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि साहित्य जो तयशुदा धारा में, तयशुदा विषयों पर स्टीरियोटाइप तरीके से जो सृजन चला आ रहा था, जिसे हम लोग रीतिकालीन कविता कहते हैं, जिसे हम लोग, और बहुत सारी भक्ति काल की कविता में भी ये स्टीरियोटाइप आ चुका था, इस सबसे निकल के उसे आधुनिक साहित्य के कॉन्सेप्ट को विकसित करने में क्या था? उसमें आधुनिक साहित्य के कॉन्सेप्ट की धुरी थी यथार्थ। भारतीय ज्ञान परंपरा का आप कोई भी दार्शनिक उठाइए, वो यथार्थ के निगेशन पर जोर देता है। यथार्थ दाखिल ही नहीं होता उसके विमर्श में। वो चाहे जिस दार्शनिक को आप उठा लीजिए, वो चाहे भगवत गीता को उठाइए, चाहे आप चारवाक को उठाइए, चाहे आप कपिल को उठाइए, चाहे आप सांख्य को उठाइए, चाहे शंकराचार्य को उठाइए। साहित्य कैसा होना चाहिए? साहित्य वह होना चाहिए जिसमें समाज की धड़कन सुनाई दे। संस्कृत साहित्य में समाज की धड़कन सुनाई नहीं देती थी। इसीलिए आधुनिक साहित्य के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी। संस्कृत काव्य शास्त्र समाज की धड़कनों, संस्कृति की धड़कनों को पहचानता नहीं था, रेखांकित करने में असमर्थ था। इसीलिए आलोचना के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी। और अब सब पर पानी फेर के आरएसएस के एजेंडे पर काम करने के लिए, कॉर्पोरेट फंडिंग के जरिए काम करने के लिए, आरएसएस के द्वारा संचालित जो राज्य सरकारें उनके इशारे पर काम करने के लिए एक बड़े एजेंडे पर, भारतीय ज्ञान परंपरा के एजेंडे पर एकदम चल निकले हैं हम लोग। तय मानिए ये साहित्य के पतन का रास्ता है। इससे साहित्य का विकास नहीं होगा, बल्कि साहित्य का वैसे ही विनाश होगा जैसे कि संस्कृत साहित्य का हुआ। साहित्य को पढ़ने, अब हिंदी में वैसे ही संख्या घटती जा रही है और घटेगी और घटेगी। क्यों? क्योंकि लेखक अब उन विषयों पर बोल रहा है, उस तरह से बोल रहा है, उस भाषा में बोल रहा है जिसे आरएसएस के लोग पसंद करते हैं। क्योंकि उसे मलाई खानी है। अगर साहित्य सृजन में मलाई न मिले तो साहित्य सृजन में मजा नहीं आता। तो हमें मलाई खानी है, हमें पुरस्कार देने हैं, हमें पुरस्कार लेने हैं, हमें साहित्य के मठों पर कब्जा करना है और साहित्य के मठाधीशों पर कब्जा करना है। तो जाहिर है कि मलाई के अलावा और कोई रास्ता नहीं है इन सब पर कब्जा करने का। और इसके लिए पहली शर्त है
साहित्य के कॉन्सेप्ट का विसर्जन, आलोचना के कॉन्सेप्ट का विसर्जन, और ये हो रहा है भारतीय ज्ञान परंपरा के आड़ में। भारत विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृतियों का देश है, तो भारत को विभिन्न जाति, धर्म के विचारों के साथ में आधुनिक, आज के वर्तमान के संदर्भ में जो उसकी चुनौतियां हैं, उनको देखना होगा। हम बहुलतावाद चाहते हैं, लेकिन संस्कृतिहीन बहुलतावाद अच्छी चीज नहीं है। मुझे बहुलतावाद चाहिए, लेकिन संस्कृति युक्त बहुलतावाद चाहिए। मुझे हिंदी चाहिए, लेकिन संस्कृति युक्त हिंदी चाहिए। मुझे हिंदी का लेखक चाहिए, लेकिन संस्कृति युक्त हिंदी का लेखक चाहिए। हिंदी का लेखक तो है, लेकिन वह संस्कृति नहीं है। जबकि मेरे पास लिखने के लिए, बोलने के लिए मेरे पास यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तमाम मीडियम है, लेकिन मैं अपने जीवन की समस्याओं को, अपने राष्ट्र की समस्याओं को, अपने राज्य की और केंद्र की सरकार की नीतियों की समस्याओं को, उनसे जो प्रभावित समाज हो रहा है उसकी समस्याओं को मैं देखना ही नहीं चाहता। मैं तो कहानी लिखता हूं, मैं कविता लिखता हूं, लेकिन समाज के अंदर मैं प्रवेश नहीं करता। मैं पुराने आख्यानों पर लिख रहा हूं, आधुनिक जीवन में आना ही नहीं चाहता। तो ये एक तरह से साहित्य के अवरुद्ध चरित्र को रेखांकित करने वाली चीज है। आखिरी चीज वो ये कि ये जो सो कॉल्ड भारतीय ज्ञान परंपरा का जो ताना बाना है, उस ताने बाने को कायदे से चुनौती दी जानी चाहिए। और चुनौती दी जाएगी तब जब आप नए, आधुनिक, विश्वव्यापी, प्रगतिशील विचारों को प्रस्तुत करने, उन्हें पढ़ने, उनके विचारकों को पढ़ने, उनको लेकर अपने बीच में बहस चलाने की आप कोशिश करेंगे। आप वो अमेरिका को देखिए, आप फ्रांस को देखिए, आप जर्मनी को देखिए, आप ब्रिटेन को देखिए, आप कहां जा रहे हैं? आप उल्टी दिशा में जा रहे हैं, आपको आगे जाना चाहिए। मुझे राजनीतिक परिदृश्य दिखाई नहीं देता, मुझे सांस्कृतिक परिदृश्य नहीं दिखाई देता, मुझे अपने शहर का, अपने प्रांत का, अपनी जनता का परिदृश्य दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं साहित्य लिखता हूं। मुझे जनता के जीवन के अंतर्विरोध नहीं दिखाई देते, लेकिन मैं साहित्य लिखता हूं। मैं बहुत ही विनम्रता से और साफ कहना चाहता हूं कि ये जो पूरा का पूरा कैनवास साहित्य का खड़ा किया गया है, ये कैनवास एक तरह से जन चेतना के लिए, जन चेतना के विकास के लिए बहुत ही घातक है, और इससे बचने की जरूरत है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।